वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हमें यूसुफ साहब जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं उनकी कॉल आई थी और उन्होंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, उन पे हम बात करते हैं। और यहाँ पे एक और बात जो हम लोग अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम आपकी ये कंफ्यूजन जो है क्लियर कर दें कि एग्जीक्यूटिव चेकअप कहाँ कहाँ होता है। डॉक्टर फरीदा, कहाँ कहाँ होते हैं? एग्जीक्यूटिव चेकअप जो है वो सिर्फ एक कहीं हॉस्पिटल में नहीं होता, ये बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी इसको कर रहे हैं, क्लिनिक्स में भी हो रहा है और ये अब बहुत आम सी बात हो गई है। यानी आप कहीं पर भी जो है वो करवा सकते हैं, अपने जनरल प्रैक्टिशनर, अपने फैमिली फिजिशियन से पूछें। देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि करता कौन है ये एग्जीक्यूटिव चेकअप। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि एक ट्रेंड फैमिली फिजिशियन, एक ट्रेंड जनरल फिजिशियन से ये चेकअप होना चाहिए। कोई भी फिजिशियन इसको नहीं कर सकता है क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ होती है। इसमें आप बहुत सारे टेस्ट करा रहे होते हैं और अगर उसका मतलब ना समझाया जाए पेशेंट को तो किसी भी चीज़ का कोई भी यूज़ नहीं रहता। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस फैमिली फिजिशियन या जनरल फिजिशियन से करवाएं वो ट्रेंड हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी ये एग्जीक्यूटिव चेकअप का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कब आया दुनिया में, कब लोगों ने सोचा कि इस तरह का भी कोई चेकअप होना चाहिए? It started late 79-80 में actually it started. And I remember कि 81 का तो I remember कि इंग्लैंड में कुछ हेल्थ एजेंसीज ने they had initiated this program. Okay. और उस वक्त वो थोड़ा सा लिमिटेड था. Now it is now a very well established program internationally. इसकी गाइडलाइंस हैं बाकायदा. There are certain organizations who have taken a lead. और उसमें अब तो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है. जहाँ तक मेरा इंटरेस्ट है इसमें वो ये कि एग्जीक्यूटिव चेकअप में व्हाट दे शुड डू कार्डियोवैस्कुलर के हिसाब से दे शुड असेस फ्रेमिंगम स्कोर, फ्रेमिंगम 10-year रिस्क स्कोर. और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद फिर ये लोग जो हैं पेशेंट्स को हमारी तरफ रेफर कर देते हैं. अगर उनको ज़रूरत हो तो अगर उनका रिस्क 10-year रिस्क इस 5 to 10% then they have to refer. अच्छा. और अगर 10% से ज्यादा है फिर अर्जेंसी भी होती है कि रिस्क कितना है. ठीक है. अच्छा, दूसरा उनका सवाल था कि ये एग्जीक्यूटिव चेकअप जो है सिर्फ एग्जीक्यूटिव चेकअप है या ये एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए है? क्योंकि बड़े एक्सपेंसिव इसके मैंने देखे थे, जो मैं भी पैकेजेस देख रही थी वो बड़े एक्सपेंसिव थे और 8-9 हज़ार से शुरू होकर फिर वो 25-30 हज़ार पे जा रहे थे. तो मैंने कहा किसी ने पूछ लूं, बड़ा वैलिड क्वेश्चन लगा मुझे. देखिए, डिफरेंट लैब्स से करवाए जाते हैं ये चेकअप्स क्योंकि इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं. एक मेन कंपोनेंट तो इसका ये है. दूसरा इसमें एक्सरे होता है, ईसीजी होती है ना. और अगर कोई एक्सटेंडेड पैकेज आप लें तो उसमें कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे कि ईटीटी जो आपको दौड़ा के और आपके दिल की बिल्कुल एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जो आपको भगा कर और फिर आपकी ईसीजी ली जाती है, वो एक टेस्ट होता है. इसके अलावा कुछ लंग के या फेफड़ों के टेस्ट भी अलग से होते हैं. तो आपकी मर्जी है कि आप वो एक्सटेंडेड पैकेज लेना चाहते हैं या आप एक शॉर्ट पैकेज लेते हैं. लेकिन अगर शॉर्ट पैकेज भी लेते हैं तो उसके एडवांटेजेस बहुत हैं क्योंकि उसमें देखिए ना आपके कोलेस्ट्रॉल, शुगर, आपका जिगर, गुर्दा, ये सब चीज़ें, एक्सरे, ईसीजी, तो सारे बेसिक टेस्ट तो आपके हो ही गए. तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गुड. और ये अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इसको डिफरेंट प्राइसेस पे ऑफर करिए डिपेंडिंग ऑन द लैब दे यूज़. तो एक आप ये देखें कि लैब बेहतर हो, है ना, कि जो कि रिलायबल लैब्स हैं कुछ सिटी में जिनके नाम है हमें पता है. लैब की रिलायबिलिटी हमें कैसे पता चलती है? ये देखिए ना, हर जगह तो लैब्स खुली हुई हैं. लैब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी रिपोर्ट रिलायबल है? एक नॉर्मल लेमन इंसान को, उसको तो गली में कोने में एक लैब है, उसको यूरिन दिया कराना है, वहाँ जाके यूरिन दे देगा. अब उसको तो नहीं पता कि वो लैब रिलायबल है. देखिए, इसमें लैब्स में जो है वो आप ये ज़रूर देख लिया करें कि कोई उनके पास क्वालिटी कंट्रोल का कोई सिस्टम है या नहीं है. जैसे कि ISO 9001 वगैरह ऐसी चीज़ें उनको अवॉर्डेड होती हैं. पर तो देखिए ना, ये लोग भी कहते हैं, इस पे तो ये बात भी कंट्रोवर्सी है कि इस तरह के जो सर्टिफिकेट है तो पैसे दे के खरीद लिए जाते हैं. तो अगर हम इस तरह के सर्टिफिकेट पे भी तो जाना थोड़ा अजीब लगता है. सही कह रही हो सर? अभी इसमें लैब्स का बेसिकली अगर आप 20-25 साल पहले की बात करती तो हम शायद इसमें आर्ग्यू करते. आजकल सारी चीज़ें बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड हैं. जो इक्विपमेंट है आप अगर क्योंकि नॉर्मली इक्विपमेंट इज़ एक्सपेंसिव और लोग बैकअप सर्विस भी देखते हैं. तो आप देखें कराची में मोस्ट ऑफ द लैब्स एक्चुअली हैव द सेम इक्विपमेंट. फिर मोर देन हाफ द इक्विपमेंट आर नाउ डिप स्टिक्स, वो स्टैंडर्ड हैं. तो दैट यू कैन चेक. उसमें सिर्फ फ़र्क ये आ सकता है कि आपने वो स्टिक जो है उस पर हाथ तो नहीं लगा दिया या ब्लड का सैंपल इधर उधर तो नहीं फैल गया. इसके अलावा कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है. तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कोई भी लैब होगी
اس میں آپ کو صرف یہ کہ اس پر آپ کو کتنا ٹرسٹ ہے، اور ٹرسٹ اس طرح ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کتنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں. اگر چیٹنگ ہے تو چیٹنگ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج ان دس ڈے اینڈ ایج بہت سارے ڈاکٹرز اپنی کلینک میں رکھتے ہیں یہ ڈپ اسٹک ٹیسٹ، جس میں کہ آلموسٹ ایک مشین سے، ایک ڈپ اسٹک سے آپ کو 6-7 ریڈنگ مل جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر which are very reasonably reliable. ہمارے ساتھ ایک کال ہے، لے لیتے ہیں، بہت دیر سے ویٹنگ پہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. ارے ڈاکٹر انور، ہم نے سیٹ چینج کر لیا، آپ نے سٹی چینج نہیں کی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ میں نے سیٹ چینج کر لیا. چلیں جی، آج آپ فوکس کر رہے ہیں ایگزیکٹو چیک اپ کے اوپر. ایگزیکٹو چیک اپ کے اوپر جو ہے میں 3 باتیں کہنا چاہوں گا. اس کو کیٹیگرائز کر دینا چاہیے، اس کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر دینا چاہیے. ایک تو وہ گروپ آ گیا جو کہ 25 کے بعد ہر ایک کو اپنا سال میں ایک دفعہ ایگزیکٹو چیک اپ کے لیے ضرور جانا چاہیے. جب آپ جو ہے وہ 40 کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو سال میں 2 دفعہ 6 منتھ آپ کا چیک اپ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ڈس آرڈرز اور ڈیزیز ایسی ہیں جو کہ جب آپ جاتے ہیں چیک اپ کے اوپر تو آپ کو انسیڈنٹلی پتا چلتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہے. اور ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ جہاں بھی آپ جائیں وہ اتھینٹک پلیس ہو، جہاں کی ریلائبل ہوں ساری رپورٹ، پلس یہ کہ جو آپ کا ایگزیکٹو چیک کر رہا ہے فزیشین وہ آپ کے ساتھ، اور پلس آخر میں ایک کنکلوڈ کر کے ضرور کہوں گا کہ یہ تو ہمارے روٹین میں چیک اپس ہو ہی رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ جب ہمارے ہاں وی آر لیونگ ان سچ اے گلوبل ورلڈ ویئر دا گرل اینڈ اے بوائے has to go for their medical checkup before the marriage. کیا بات کہی ڈاکٹر انور، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. ویسے تو میں آپ کی ہر بات میں ساتھ ہوں، لیکن اس میں ضرور مجھے نہیں پتا لیکن ایک چیز میں یہ اس لیے میں نے آج کہا اور اس کو فوکس کیا کہ ہمارے ڈاکٹرز، فزیشینز، لوگ اس کو فوکس نہیں کرتے. جب آپ اپنی شادی کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ایک لڑکی اچھی گائنیکولوجسٹ کے پاس جا کے اپنی تمام ساری چیک اپ ود رپورٹس اور ود سونوگرافی اینڈ دا سیم ود دا میل گائے، تو اگر وہ بھی لڑکا وہاں جا کے ایک اچھے سے جا کے اپنے